भी अब ब्लैक फंगस की एंट्री हो चुकी है और साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका भी लगातार बनी हुई है। आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बात, इसी की करेंगे हम पड़ताल और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ कोरोना की तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है। शुरू करते हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि हमें जो करना था वो हमने कर लिया, अब जनता जाने जनता को क्या करना है, क्योंकि गेंद जनता के पाले में है। मतलब कि आप सेल्फ कंट्रोल रखिए और घरों पर रहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इसे आप दोनों नजरिए से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार ने कहा है कि अब आपको देखना है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की चपेट में छत्तीसगढ़ ना आए। और ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये सवाल उठा रहा है कि कितने तैयार हैं हम, क्या हम तैयार हैं छत्तीसगढ़ को तीसरी कोरोना की लहर से संभालने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने खड़े कर दिए हाथ, अब खुद संभालो हालात। लॉकडाउन में ढील से फिर क्या बिगड़ जाएंगे हालात, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या ये जल्दबाजी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। ना जीते जी दवा मिली, ना ही मरने के बाद सर्टिफिकेट। मौत के सर्टिफिकेट के लिए भी कतारें लग रही हैं। तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है छत्तीसगढ़, ये तमाम वो सवाल है जो हम उठाएंगे आज आपकी बात में। दिन प्रतिदिन थोड़ा सा तो क्या कहा था छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने, और क्यों हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कह दिया है कि अब जनता को ही हालात संभालने होंगे, सुनिए। दिन प्रतिदिन थोड़ा सा कम होते दिख रहा है ग्राफ। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में कुछ शिथिलता की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर लॉकडाउन या जब लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन तो हटेगा ही, लेकिन जब हटेगा उसमें नागरिक अगर ये मान के चलेंगे कि अब कोरोना चला गया, तो बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। हमको पूरा एहतियात बरतना है। अभी बंदिशें हैं, तो यही केवल मानना है कि घर से बाहर जाने को हमको मौका मिला है या छूट मिली है, लेकिन अपने व्यवहार में अगर हमने कमी की तो ये कब कोरोना बढ़ जाएगा और फिर शासन प्रशासन को मत सोचना पड़े कि अब लॉकडाउन फिर तो मत लगाना पड़े। तो ये लॉकडाउन ना लगे, अब गेंद नागरिकों के पाले में है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कृष्णमूर्ति बांदी जी, भाजपा विधायक और वरिष्ठ नेता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र नायक, वरिष्ठ चिकित्सक भी जुड़ चुके हैं। आज हम उनसे भी जानेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ तीसरी लहर के लिए तैयार है, ब्लैक फंगस जैसा दूसरे दिक्कतें हैं। और साथ ही साथ राकेश गुप्ता जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका भी। सबसे पहले मैं कृष्णमूर्ति बांदी जी के पास चलता हूँ। सर, आपको लगता है क्या छत्तीसगढ़ में इस वक्त हालात ठीक हैं, और जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हमारी तरफ से जो करना था हमने कर लिया, अब जनता के पाले में गेंद है, तो क्या आपको लगता है कि जनता के पाले में इस वक्त गेंद डालना ठीक होगा? ये बड़ी गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी इससे? यही तो कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति जवाबदेही है। शुरू से कांग्रेस के जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ की पूरी जिम्मेदारी थी, और इन्होंने जिस गंभीरता से लेकर के छत्तीसगढ़ को बचाने का काम करना चाहिए था, इनकी कोई तैयारी नहीं। सेकंड, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मैं पहले भी डॉक्टर गुप्ता जी के साथ बैठा था इस पर। महाराष्ट्र में सेकंड का लहर आया। हमारा राज्य महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, एकदम इंटीमेट जुड़ा। हमने उनसे आग्रह किया कि आप महाराष्ट्र के आ गए हैं, अलार्मिंग है, घंटी बजा रहा है सेकंड कोरोना का लहर पैदा करना, कुछ तो तैयारी करो। तो सरकार की भी वहां भी तैयारी, क्या क्या तैयारी, मेडिसिन लगेंगे, हॉस्पिटलों की कैसी व्यवस्था होगी, ग्रामीण प्रवेश के क्या मामले आएंगे, प्राइवेट सेक्टरों का क्या मामला रहेगा, हमारी अपनी प्रशासन की कैसी तैयारी रहेगी। केवल सरकार ने एक प्रशासनिक निर्देश जारी किया कि जिलों में हमने ये केवल प्रशासनिक अधिकारी, एक नोडल अधिकारी बनाए। इन नोडल अधिकारियों की भूमिका में काम किया है, मीडिया से छुपा नहीं है। मीडिया में भी छपा है इनके नोडल अधिकारियों की अकर्मण्यता का, उस पर उनका नियंत्रण सकता था। परिणाम यह है, जनता दर दर के
है ना, अब छुपाने का गेम। और ये थर्ड तैयारियां बता रहा हूं इसमें कि मिश्र जी, आपका ग्रामीण अंचल से बड़ा प्रभाव सर एज, अब कोरोना के लिए जिस ट्रेंड चला है कह नहीं सकते वो बच्चों को प्रभावित करेगा ठीक कि बड़ों को प्रभावित करेगा, ग्रामीण लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन अंदेशा ग्रामीण लोगों को। ठीक है एक भी तैयारी समुदाय तो ग्रामीण का रीढ़ होता है स्वास्थ्य, ठीक इनकी कहीं पर भी कोई तैयारी। ठीक है बांदी जी, हम डॉक्टर देवेंद्र नायक जी के पास चल लेते हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इस पूरी परिचर्चा को हम बहुत ही साइंटिफिक रखें ताकि हमें आभास रहे ये पूरा मंच जो है सिर्फ सियासी बयानबाजी का ना रह जाए। डॉक्टर देवेंद्र नायक, क्या आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी हालात ऐसे हैं कि हम राहत महसूस कर सकते हैं? हमको लगना चाहिए कि राहत हो गई है, वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, ग्रामीण अंचलों में तो बहुत ही कम परसेंटेज निकल कर आ रहा है, जिसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा परेशान थी, वहाँ जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, शहरों में वैक्सीन मिल नहीं रही है, गाँव में लोग लगवा नहीं रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो गई है। दूसरा ब्लैक फंगस, तीसरी वेव, एपी स्ट्रेन, आंध्र प्रदेश का स्ट्रेन, ये सारी मुसीबतें दरवाजे पर खड़ी हैं। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी भी राहत हम देने की अगर कोशिश करते हैं तो बड़ी लापरवाही हो जाएगी, बड़ा आत्मघाती कदम हो जाएगा? देखिए कि हम जो है, यदि हम बात करें, ये 15 मार्च के आसपास से कोरोना आया हुआ है। और ये जो है आज जो है हम जो बैठे हुए हैं जो है वो 55 दिन में बैठे हुए हैं कोरोना के करके। और इसमें जो कंडीशन हुई थी, इसमें हमको देखने वाली बात यह है कि बीच में जो 25 दिन जो गया था वहाँ पे अस्पतालों में बेड नहीं मिले थे, बहुत ज्यादा जो है एक्सप्लोजन जैसा हुआ था। लेकिन बीच में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, रेमडेसिविर की कमी हुई थी, लेकिन शासन ने और यहाँ पर जितने भी अस्पताल प्रबंधन और जितने भी गवर्नमेंट वाले हैं और साथ साथ लोगों ने सबने मिलकर इसको संभाला है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी नहीं, रेमडेसिविर की दिक्कत हुई, उसको भी संभाल लिया गया। और बेड्स जो है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में अपन ने जो बताया है, इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की काफी भागीदारी रही है। इसमें यदि हम देखें तो वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ जो है वो नंबर 1 में आ रहा है। और पूरे पूरे इंडिया की बात करें तो अभी तक किया है कि 15 करोड़ यदि वैक्सीनेशन हुए हैं, इसमें लगभग जो है 5 करोड़ जो है वो किया है। तो वैक्सीनेशन में भी छत्तीसगढ़ जो है वो अच्छे स्थान है। और यदि हम तीसरे लहर की यदि बात करें, जैसे साइंटिफिक जो एडवाइजर है मिस्टर पीजा राव और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि लहर आएगा, इसके लिए हमको तैयार रहना है। इस बार हमने जो महाराष्ट्र बॉर्डर राजनांदगांव, बेमेतरा यहाँ हुआ, कैपिटल में आया, और फिर बाद में रायगढ़, बसना, सरायपाली, चांपा, जानीपुर तक ये गया है। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी आवाज में तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस बीच में वो भी ठीक हो जाएगी। राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे भी बात कर लेते हैं तब तक। राकेश जी, ये आपको लग रहा है कि सही वक्त है जनता के पाले में गेंद डालने का? सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ऐसा नहीं लगता क्या? क्योंकि इस वक्त जब आपने हालात थोड़े से कंट्रोल किए हैं, हर बार ये आत्मविश्वास हमें ले डूबता है। उस वक्त जब तमाम लोग कह रहे थे कोरोना की वेव आ रही है, तब सरकार ने तैयारी नहीं की, जिसके कारण छत्तीसगढ़ मौतों के मामले में पूरे देश में बदनाम हो गया। और अब फिर जरा सी ढील मिलती है और हम लोग आत्मविश्वास से लबरेज हो जाते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी कानून या कोई भी बंदिश समाज का व्यवहार नहीं सुधार सकती है। लगातार 1 साल से यह कहा गया कि सामाजिक गाइडलाइन का पालन करना है। लगातार प्रशासनिक बंदिशें आई, करोड़ों रुपए का मास्क पहनने को लेकर लोगों का चालान हुआ पूरे देश में। 500 रुपए से ज़्यादा के चालान हुए, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से मास्क बांटे गए। लेकिन अति निश्चितता की स्थिति यह थी कि लोगों ने मास्क नहीं पहना, सामाजिक गाइडलाइन का पालन नहीं किया। यह बात कहना कि सरकार ने जनता के पाले में बात डाल दी है,
ये अतिशयोक्ति है। मुझे लगता है कि सरकार के साथ जब तक जनता नहीं आएगी सर देखिए, तब तक डॉक्टर किसी राकेश प्रकार के कोरोना हमने नहीं कहा, नियंत्रण ये तो का- स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि जनता के पाले में गेंद है, हमने जो करना था कर दिया। ये तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा जी। मैंने उनका बयान अभी सुना है जी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि अनिश्चित लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है, कभी न कभी लॉकडाउन हटाना होगा। अब ये जनता को सोचना है कि अतिनिश्चितता की स्थिति आएगी और सामाजिक अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण की वापसी हो सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही कि सरकार ने बात जनता के हाथ में डाल दी। ये हम सबको सोचना होगा कि जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है वो ऐसी बात है जिसका पालन हमको खुद सुनिश्चित करना होगा। सरकार गाइडलाइन जारी कर सकती है, सरकार एक हद तक बाध्य कर सकती है कि हम गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन जब तक सामाजिक अनुशासन नहीं आएगा, हम मास्क नहीं पहनेंगे, मास्क का फाइन देते रहेंगे और मास्क फिर भी नहीं पहनेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ बढ़ाएंगे, तो बहुत लंबे समय तक कानून की बाध्यता करने के लिए बहुत कड़ाई नहीं की जा सकती। तो राकेश जी, शराब आप चौराहा नहीं चला सकता। राकेश जी, शराब चौराहों पर बांटी जाएगी, ये लोगों को सोचना राकेश होगा जी, कि शराब हम शराब जो चौराहों पर गाइडलाइन बांटी का पालन जाएगी, करने के लिए कह रहे हैं, ये डॉक्टरों के सबकी पद भलाई खाली के पड़े लिए है, रहेंगे, तो सबकी फिर जान की रक्षा के लिए है और आने वाले दिनों में हमको अब व्यवहार बदलना होगा। बिल्कुल राकेश जी, मैं कह रहा था कि जनता को तो अनिश्चितता के माहौल में नहीं डाला जा सकता, लेकिन थोड़ा सा अनुशासन प्रशासनिक भी होना चाहिए ना। शराब चौराहों पर बांटी जा रही है, आपने कहा था घर घर हम पहुंचा देंगे, उसमें भी फेल हो गए। अब फिर विपक्ष आरोप लगाता है कि कोई काम तो ढंग से कर लेते। आज हम देख कल तक कहा जा रहा था घर भेजेंगे, आज चौराहों पर आपने कहीं ऐसा आज चौराहों पर शराब बांटी गई सर, गाड़ियां लगा करके बोला गया कि आप यहाँ के लेकर जाइए। पर शराब बट रही जी, आपने कहीं देखा चौराहे पे शराब बट रही? बिल्कुल सर, चौराहों पर ट्रॉली खड़ी, ऑटो खड़े हुए हैं। आपको तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चाहे तो आपको मैं स्पेशली अलग से भिजवा दूंगा कि ट्रॉले ले जाकर के खड़े कर दिए हैं चौराहों पर और लोगों को वहां बुलाकर शराब दी जा रही है, क्योंकि होम डिलीवरी नहीं हो रही। आप भेज देंगे तो बड़ी कृपा होगी जी। और इसके अलावा एक और राकेश जी, मेरा सवाल था, वो सवाल ये था सिंपली कि क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा प्रशासनिक अनुशासन भी ऐसे टाइम पर जरूरी होता है? डॉक्टरों के कितने पद खाली पड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में, आप देख लीजिए। अगर मैं ग्राफिक्स दिखा पाता हूं तो वो ग्राफिक्स भी मैंने पूरी डेटा निकाल कर रखा हुआ है। आप तो खैर खुद डॉक्टर हैं, आप जानते हैं। देखिए जरा, ये नए केस की तो जानकारी हम दे ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों के कितने पद जो हैं वो छत्तीसगढ़ में खाली पड़े हुए हैं। एमपी की ये तस्वीरें हैं, ये एमपी के भी हम दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हालात हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के भी हम एक बार दिखा देते हैं। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के हालात हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के स्वीकृत पद 1596 हैं, फिलहाल केवल 237 डॉक्टर काम कर रहे हैं। आप सोचिए 80% से ज्यादा पद खाली हैं। स्टाफ नर्स की स्वीकृत पद 1436 हैं, कार्यरत टेक्नीशियन 989 हैं, 447 इनके भी पद खाली हैं। तो ये हालात अगर रहेंगे सर, तो हम केवल जनता से उम्मीद करते रहें तो कैसे काम चलेगा? देखिए, मैं मानता हूं आपके आंकड़े कुछ हद तक सही हो सकते हैं जी, और इन पदों को संविदा आधार पर भरा गया है। डॉक्टरों की कमी शासकीय अस्पतालों में भी नहीं है और प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं है। सब ने अपना कर्तव्य समझकर कोरोना पर नियंत्रण किया है। जहां तक पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की बात है, मुझे लगता है कि उसको प्राथमिकता के स्तर पर भरा जाना चाहिए था। विशेषज्ञ न मिलने की स्थिति में ये पद खाली हैं, वरना सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने बहुत लंबे समय तक इनमें विज्ञापन निकाले हैं। अभी जो एक विज्ञापन निकला था वो कोरोना संक्रमण की स्थिति के कारण पोस्टपोन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे नए डॉक्टर छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलने के साथ बढ़ते जाएंगे, ये पद स्वीकृत पद कर लिए जाएंगे। हमने अभी 6 मेडिकल कॉलेज तक फिगर पा लिया है। आने वाले दिनों में यहाँ से पीजी करके और एमबीबीएस के जो छात्र निकलेंगे, यहाँ पर पद भर लिए जाएंगे। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी के पास चल देते हैं, वो भी डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी, क्या आपको लगता नहीं कि सरकार की प्रायोरिटी गड़बड़ हो गई है? जहां डॉक्टरों के लिए अभी होल्ड कर दिया विज्ञापन क्योंकि कोरोना हो गया है, और वहां शराब बांटने की एक नई नीति ला करके ऑनलाइन शराब की पूरी व्यवस्था तय करके और वो पहुंचा दी गई, वहां से कमाई शुरू हो गई। तो ये प्राथमिकताएं लगता है कि कुछ प्रायोरिटी सेट करने में भूल चूक हो रही है कांग्रेस की। क्या है सम्मानीय मिश्रा जी, सरकार वास्तव में जिस बातों पर गंभीर रहना चाहिए कोरोना के नियंत्रण पर, आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ की जनता को बताने पर इनकी प्राथमिकताएं आरोप की ओर जा रहा है। आप भी कह रहे हैं और जन चर्चा में भी है। ये ऐसे परिस्थितियों में सरकार की नजरिए क्या होनी चाहिए मैं कह नहीं सकता। सरकार से आपने
वक्तव्य है, पहले भी कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैली। खुद ही माननीय बाबा सिद्धदेव स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम कोरोना की वैक्सीन, एक भ्रम पैदा किया। वो में आज भ्रम पैदा है, गांव में सेकेंड डोज नहीं लगा रहे हैं, एड़ी चोटी लगा ला रहे हैं, लेकिन विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे। तो बताएंगे। बिल्कुल, हम सीधे रुक कर लेते हैं। डॉक्टर देवेंद्र नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर देवेंद्र, क्या जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में, राकेश जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत जो पैरामेडिकल स्टाफ की जगह है, थोड़ी बहुत अगर कुछ कमी है तो हो जाएगी, क्या वाकई में हालात इतने बेहतर हैं? थोड़ा बहुत अगर है तो उसको हम चलिए नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो एक बार हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर कहर मचा रही है, लेकिन तीसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं ये बड़ा सवाल है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है सरकार ने, लेकिन जिस तरह से मौतों के आंकड़े को थामने का दावा किया था वो नहीं हुआ। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक बड़ा सवाल यह है कि तीसरी लहर अब बिल्कुल सर पर आ चुकी है, और तीसरी लहर के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है? ब्लैक फंगस आ चुका है और उसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहना होगा ताकि इस बार कम से कम नुकसान हो। देखिए, ब्लैक फंगस जो है ये पोस्ट कोविड लहर दूसरी के लिए कॉम्प्लिकेशन है, जो अभी पिछले दिनों में केसेस ज़्यादा आने लग गए हैं, लेकिन तीसरी लहर इनसे अलहदा है। मुझे लगता है कि जो पहली लहर में टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़े किए गए, कोविड केयर सेंटर बनाए गए, अस्थायी अस्पताल बनाए गए, तीसरी लहर में इनको स्थायित्व देने की ज़रूरत है। जो मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़े हुए जितने भी स्ट्रक्चर हैं, या हम मेडिकल कॉलेजेस और जिला अस्पतालों के आसपास जो परिवर्तित रूप दे सकते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट्स का या इस प्रकार की यूनिट्स का, जिसको स्थायी रूप से हम उपयोग कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा फलीभूत होगा तीसरी वेव के लिए। मुझे लगता है कि थर्ड वेव के लिए जितनी जागरूकता की जाए, सामाजिक अनुशासन का पालन कराया जाए और तीसरी वेव आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए। मैं कभी कभी पावर वैक्सीनेशन वर्ड यूज़ करता हूँ। जैसे पल्स पोलियो पूरा देश एक दिन के लिए बंद करके वैक्सीनेशन किया गया, तो अलग अलग स्टेजेस में इस वैक्सीनेशन को कराए जाने की जरूरत ग्रामीण है। अंचलों में तो टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। राकेश जी, ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है, गांव के लोग कतरा रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, और आप लोगों की प्राथमिकता में ग्रामीण है, अच्छी बात है ग्रामीण अंचल हो, लेकिन जब वहां नहीं हो रहा है तो कम से कम उन वैक्सीन का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों में हो जाए जहां लोग लाइनों में खड़े और वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो ये अव्यवस्था थोड़ी सी लग रही है, देखने में आ रही है। कुछ वैक्सीन खराब होने के भी दावे हो रहे हैं कि बहुत सारी वैक्सीन छत्तीसगढ़ में खराब हो गई हैं। देखिए, वैक्सीन खराब नहीं हुई है, ये बात मुझे लगता है कि थोड़ी सी बहुप्रचारित होने के कारण ऐसा लग रहा है। परसेंटेज वाइज वैक्सीन खराब नहीं हुई है। मैं ये मानता हूं कि जो टारगेट ग्रुप है उसको सुरक्षित करने की जरूरत है। ग्रामीणों के पास अस्पताल की व्यवस्था बहुत कम है, वो दिन प्रतिदिन रोजी रोटी कमाते हैं, वो यदि लक्षण विहीन हो तो जनता के बीच ये सब दूध बांटने, सब्जी वाले, दैनिक वेतन भोगी, दैनिक मजदूर जब कंस्ट्रक्शन साइट में जाएंगे, लक्षण विहीन होंगे तो एक सुपर स्प्रेडर का काम करेंगे। ये वो वर्ग है जिनके पास ना अस्पताल की व्यवस्था है, ना खर्चा करने के लिए पैसा। सबसे पहले इनका वैक्सीनेशन करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जन जागरूकता में जितना बढ़ावा दिया जाए ये हमारी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है। राकेश जी, एक बड़ा और आज एक तस्वीर और सामने आई, वैक्सीनेशन ऐसा हथियार है जिससे सुरक्षित रहा जा सकता है। राकेश जी, एक तस्वीर और सामने आई, उसका क्या डिफेंस होगा आपके पास मुझे नहीं पता। वैक्सीनेशन होता है और वैक्सीनेशन के बाद आने वाले बुखार से बचने के लिए जो पैरासीटामोल या बुखार की दवा दी जाती है उसकी जगह शुगर की दवा दे दी जाती है छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे इससे लेकर आप? ये मुझे लगता है कहीं गफलत हुआ होगा। पैरासीटामोल की जगह शुगर की दवाई देना तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हुई है। मैं स्वीकार करता हूँ किसी पैरामेडिकल स्टाफ से एक आध स्थान पर गलती हुई होगी, लेकिन इसको ये कहना कि शुगर की दवाई जानबूझकर दी गई, ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट होगा। इससे लोगों में किसी प्रकार की भ्रांति फैलती है। जो गलती की गई होगी उसको सुधार लिया जाएगा, लेकिन पैरासीटामोल यदि बुखार और दर्द के लिए दी गई तो वो सही दवाई है। नहीं, लेकिन सर देखिए, गलती एक तो वैसे ही लोग डर रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं ग्रामीण अंचलों में,
और वहाँ भी इस कदर की लापरवाहियाँ हो रही है, तो हर बार ठीक है आप सरकार को डिफेंड करेंगे, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को भी तो थोड़ा संवेदनशील बनाइए ना। उनको बताइए कि आपकी पूरी सरकार की जो मेहनत है वैक्सीनेशन की एक मुहिम को लेकर, उस पर पानी फिरता है इस तरह की चीज़ें। अब उस आसपास के इलाके में कोई वैक्सीनेशन कराने जाएगा क्या, आप बताइए, अगर डरेगा तो। हालांकि हम अभी यही अपील करेंगे दर्शकों से, अपने ग्रामीण भाइयों से खासतौर से, कि आप वैक्सीनेशन कराइए। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र नायक जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर देवेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या छत्तीसगढ़ में अस्पतालों के हालात बेहतर हैं, और चाहे वो ब्लैक फंगस हो, तीसरी लहर हो, बच्चों का इन्फेक्शन हो, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हम तैयार हैं? आपको लगता है कि बहुत सुधार की ज़रूरत है? देखिए, क्या है, छत्तीसगढ़ में 3 लेवल पे हमने डिवाइड किया हुआ है। यदि हम बात करें टर्सरी लेयर या जो शहरी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे अस्पतालों की जो अभी जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। कारण ये है कि आईसीयू काफी एडवांस हुए हैं, और दूसरा ये है कि सेकेंडरी लेयर की बात करें और प्राइमरी लेयर पे, तो अभी भी वहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर की जरूरत है। अभी भी आरटीपीसीआर जो है वहाँ तक नहीं पहुंचा है। वहाँ पे अभी भी जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। तो यदि हमको प्राइमरी लेवल पे काफी सुधार की जरूरत है छत्तीसगढ़ की, यदि हम बात करें तो, जैसे पीएचडी ब्लॉक लेवल पे, और वहाँ पे हमको प्राइवेट हॉस्पिटल को भी बढ़ावा देना है। क्योंकि क्या होता है कि जब ये आता है, एक्सप्लोजन होता है, तो सिर्फ पीएचडी या पीएचडी काम नहीं आता, उस समय हमको सभी को साथ में लेके चलना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो है यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। ये अकेला एक ऐसा राज्य रहा इतना ज्यादा कोरोना होने के बाद में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाई, बेड की कमी नहीं हुई। अब तो यहाँ पर सिर्फ 15% ही रह गया है जो कोरोना का पहुंचा। लेकिन ये है कि ऑक्सीजन काफी अच्छे मात्रा में यहाँ मिला, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। इसमें हमको थोड़ा पेरिफेरी में ध्यान देने की जरूरत है। जैसे पीएचडी ब्लॉक लेवल पे वहाँ पे थोड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है। और जिसमें मेडिकल कॉलेज है, जैसे यहाँ पे 9 मेडिकल कॉलेज है, 9 मेडिकल कॉलेज में करीब जो है हर मेडिकल कॉलेज में 300 बेड आईसीयू को करना है। यहाँ पे हमको जो प्रॉब्लम हो रही है वो आ रही है हमको टर्सरी केयर से। यदि हम बात करें तो वेंटिलेटर की और वेंटिलेटर में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स की, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ था, लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला था। इसलिए जो है क्या है कि हुआ है कि हेल्थ वर्कर लोग देखो इफेक्ट हो गए और वेंटिलेटर की जरूरत है। तो हमको सुधार की जरूरत है टर्सरी केयर पे, इसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार जो प्राइमरी हेल्थ केयर पे, लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को वहाँ पे डायग्नोज करना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। डॉक्टर राकेश जी, आपसे अंतिम सवाल मैं यहाँ लेना चाहूँगा। रायपुर की हम तस्वीरें देख रहे थे, आज दिन भर से हम इस खबर को लेकर के उसे प्राथमिकता से दिखा भी रहे हैं और इसको लेकर बहुत द्रवित भी हैं। लोग मर जा रहे हैं, इलाज के अभाव में मरें, उनकी किस्मत है, कोरोना का संक्रमण है या जो भी वजह है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन लोग मर जा रहे हैं कोरोना से, और उसके बाद उनके मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए लाइनें लग रही हैं। उन्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे, ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा सर, जो नॉर्मल डेज में बनता था। सर, ऑनलाइन शराब आप भेज रहे हैं ना, मेरी आप छोटी सी दरख्वास्त है, उन लोगों को बोल दीजिए, हाथ जोड़ करके दरख्वास्त है कि आप जाइए जिस इलाके में ऑनलाइन शराब देने जा रहे हैं, वहाँ आसपास का कोई डेथ सर्टिफिकेट अगर है तो वो बना करके उधर दे आए। जब शराब सरकार घर पहुंचा सकती है तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए लंबी लाइनें क्यों लगवा रहे हैं सर आप? देखिए, इस व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करने की ज़रूरत है और ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी होते हैं उनको संज्ञान में देकर वहाँ पर यदि डेथ सर्टिफिकेट पहुँचा जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस बात के लिए लाइन नहीं लगनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि प्रशासनिक कहीं चूक हुई होगी जिसके कारण सारी व्यवस्था को केंद्रीकृत कर दिया गया। यदि जिला प्रशासन के अधिकारी इस बात को संज्ञान लेंगे, मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार की यदि कोई चूक हुई है तो उसे प्राथमिकता के स्तर पर सुधार लिया जाए ताकि इस प्रकार के अमानवीय भूल न हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपने संवेदनशीलता से इस पूरे मुद्दे को लिया और हम उम्मीद करते हैं कि कल से कम या 1-2 दिन बाद हमें ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत जिसका कोई अपना चला जाता है, एक तो वो वैसे ही बहुत डिप्रेशन में रहता है, ऐसे में सरकार, प्रशासन, सिस्टम से भरोसा उठने के हालात होते हैं। डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टेक्निकली और बहुत विस्तार से हमें समझाया कि छत्तीसगढ़ को किन किन इलाकों में, क्षेत्रों में, एरियाज पर काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी हमसे बीच में तकनीकी कारणों की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए, हम उनका भी शुक्रिया करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में आपकी बात के लिए बस इतना ही। हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी, कहीं सिस्टम में कोई खामी है तो हम दिखाते रहेंगे और जिम्मेदार क्या कह रहे हैं तैयारियों को लेकर वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दें इजाज़त, नमस्कार।